दोस्तों, जो तुरुप का इक्का बांग्लादेश में आज दाखिल हुआ है, उसकी दहाड़ सुनकर पूरे देश में भूचाल आ गया है। कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई है। आप सोचिए कि जब 8 भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टियां एक झटके में एकजुट होने को मजबूर हो जाएं, तो समझ जाइए कि सामने वाला कितना ताकतवर है। ये लोग जो हमेशा अलग रहते थे, आज घबराहट में एक हो गए हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनका कट्टरपंथी वोट बैंक बिखरे नहीं, क्योंकि सामने जो आंधी आई है वो कोई साधारण आंधी नहीं। ये एक राजनीतिक तूफान है जिसने अमेरिका, पाकिस्तान और चीन तीनों को एक साथ हिलाकर रख दिया है। अमेरिका, जो पिछले 2.5 साल से दिन रात एक करके बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, उसने अपने एनजीओ के जरिए छात्रों को भड़काया। CIA ने करोड़ों डॉलर खर्च किए इस षड्यंत्र में। पाकिस्तान, जो 1971 में गंवाए हुए बांग्लादेश को किसी तरह वापस अपने प्रभाव में लाने की साजिश रच रहा था, ISI के एजेंट वहां सक्रिय थे। और चीन, जो अपने कर्ज के जाल में बांग्लादेश को फंसाकर उसकी जमीन हथियाने की फिराक में था, चटगांव बंदरगाह पर नजरें गड्ढा रखी थी, आज इन तीनों के सामने अपनी पूरी मेहनत पर पानी फिरता दिख रहा है। इनकी घबराहट का अंदाजा इसी बात से लगाइए कि ये तीनों मिलकर बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टियों को धमका रहे हैं कि किसी तरह एकजुट हो जाओ, वरना जो आंधी आ रही है वो ऐसा सफाया कर देगी कि अगले कई दशकों तक बांग्लादेश की तरफ मुंह करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये इक्का है कौन? तो आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल इस इक्का का नाम है तारिक रहमान। बांग्लादेश की सबसे पुरानी विपक्षी पार्टी BNP की मुखिया हैं खालिदा जिया। 1991 से 1996 तक उन्होंने देश चलाया, फिर 2001 से 2006 तक दोबारा सत्ता संभाली। शेख हसीना के 2009 में सत्ता में आने के बाद से खालिदा जिया हमेशा विपक्ष में रहीं। 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के झूठे मामलों में जेल भेजा गया। अब वो अस्पताल में हैं, उनकी सेहत बहुत खराब है। जब शेख हसीना को देश से भगाया गया तो खालिदा जिया की पार्टी नंबर 1 बन गई। मगर यहाँ एक बड़ी समस्या थी। खालिदा जिया मौत के बिस्तर पर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी किडनी फेल हो रही है, लीवर में भी समस्या है। और BNP में उनके बाद कोई ऐसा नेता नहीं था जो इतनी बड़ी पार्टी को संभाल सके। BNP के महासचिव मिर्जा फखरुल में वो करिश्मा नहीं है। इसलिए राजनीतिक जानकारों का मानना था कि फरवरी 2026 के चुनावों में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सर्वे में भी हंग पार्लियामेंट की बात कही गई थी। और फिर मोहम्मद यूनुस लंबे समय तक सत्ता में बना रहेगा। यूनुस ने पिछले 1 साल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। मुद्रास्फीति 11% से ऊपर पहुंच गई, बेरोजगारी बढ़ी, गारमेंट इंडस्ट्री संकट में आ गई, हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ गए, इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार किया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों हिंदू परिवार भारत में शरण लेने आए। लेकिन दोस्तों, 2-3 दिन पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी राजनीति बदल दी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ने, जो पिछले 15 साल से लंदन में रह रहे थे, अचानक ऐलान कर दिया कि वो बांग्लादेश लौट रहे हैं। तारिक 1967 में पैदा हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। 2001 से 2006 तक जब उनकी मां प्रधानमंत्री थीं, तो वो भी सक्रिय राजनीति में थे। 2007 में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। तारिक को गिरफ्तार किया गया। बाद में इलाज के नाम पर लंदन जाने की इजाजत मिली। उन पर भ्रष्टाचार के मामले चलाए गए। पिछले 15 साल से वो चुपचाप लंदन में रह रहे थे। लेकिन अब जब शेख हसीना को भगाया गया और उनकी मां की हालत बिगड़ी, तो उन्होंने वापसी का फैसला किया। और सिर्फ लौटने का ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी बनने का। इस एक ऐलान ने बांग्लादेश में बिजली गिरा दी। BNP में नई जान आ गई। और सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे। ढाका के हवाई अड्डे पर पूरे 10 लाख से ज्यादा लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। बांग्लादेश के इतिहास में किसी नेता के स्वागत में इतनी भीड़ कभी नहीं जुटी थी। 1900 के साथ 96 में जब खालिदा जिया चुनाव हार कर लौटी थी, तब भी इतनी भीड़ नहीं थी। हवाई अड्डे से लेकर उनके घर तक पूरे 25 किलोमीटर के रास्ते में लोगों की भीड़ थी। सड़कों पर, छतों पर, पेड़ों पर, हर जगह लोग खड़े थे। तारिक रहमान की गाड़ी के चारों तरफ 3-4 परतों में सुरक्षाकर्मी खड़े करने पड़े। बांग्लादेश की मीडिया ने इसे ऐतिहासिक स्वागत का नाम दिया। डेली स्टार अखबार ने लिखा कि तारिक रहमान की वापसी ने साबित कर दिया कि बांग्लादेश की जनता बदलाव चाहती है। सोशल मीडिया पर तारिक रहमान ट्रेंड करने लगे। ट्विटर पर #तारिक कम बैक हैशटैग ट्रेंड कर रहा था। और अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 99% संभावना है कि फरवरी 2026 के चुनावों के बाद तारिक रहमान ही बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अली रियाज ने कहा कि तारिक रहमान की वापसी ने
चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल दिया है। चैथम हाउस की रिपोर्ट में कहा गया कि बीएनपी को 180 से 200 सीटें मिल सकती हैं। बांग्लादेश की संसद में कुल 300 सीटें हैं। अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने भी माना कि तारिक रहमान एक मजबूत दावेदार हैं। ये बात इतनी पक्की है कि कट्टरपंथी घबरा गए हैं। इसीलिए जो 8 इस्लामिक पार्टियां हमेशा अलग अलग रहती थीं, वो अब एक साथ आ गई हैं। जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, खिलाफत मजलिस, हिफाजत-ए-इस्लाम, ये सब एक मंच पर आ गए हैं। इन्होंने इस्लामी एकता फोरम नाम से गठबंधन बनाया है। इनका मकसद है कि कट्टरपंथी वोट बंटने न पाए। 2018 के चुनावों में इन्हें मिलाकर 25% वोट मिले थे। अगर ये एक साथ लड़ें तो इन्हें 60 से 70 सीटें मिल सकती हैं। लेकिन अब इस कहानी में एक और अहम किरदार है शेख हसीना। मोहम्मद यूनुस ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। 15 दिसंबर को यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आवामी लीग ने बांग्लादेश को तबाह किया है, इन्हें चुनाव लड़ने का हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आवामी लीग को आतंकवादी संगठन घोषित करने पर विचार कर रहे हैं। कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा कि हम संसद में बिल पास करेंगे जिसमें आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। देश की सबसे बड़ी पार्टी को चुनाव से बैन कर दिया जाएगा। आवामी लीग की स्थापना 1949 में हुई थी। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान इसी पार्टी के नेता थे। 1971 की आजादी की लड़ाई में आवामी लीग ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी और आज इसी पार्टी भूरपोट की आजादी थी। 1971 की लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभाई थी पार्टी को आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है। ये वो यूनुस हैं जिन्हें अमेरिका ने बांग्लादेश में लोकतंत्र लाने के लिए भेजा था। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने दो शेख हसीना को, वैसे भी उनका इतना विरोध हो रहा है। अगस्त 2024 में जब शेख हसीना को भगाया गया तो ढाका में लाखों लोग सड़कों पर उतरे थे। उनके घर को आग लगा दी गई, आवामी लीग के दफ्तरों को जलाया गया, सैकड़ों आवामी लीग नेताओं को मार डाला गया। तो ऐसे में शेख हसीना चुनाव लड़कर क्या हासिल कर लेंगी? लेकिन असली सवाल यही है, अगर शेख हसीना इतनी अलोकप्रिय हैं तो फिर बैन करने की क्या जरूरत है? चुनाव लड़ने दो, वोट नहीं मिलेंगे तो खुद ही हार जाएंगी। पर नहीं, यूनुस को पता है कि शेख हसीना आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। हाँ, ढाका विश्वविद्यालय के आसपास विरोध हुआ, लेकिन पूरे बांग्लादेश में देखें तो उनका समर्थन मजबूत है। बांग्लादेश के 64 जिलों में से 52 जिलों में आवामी लीग की सरकारें रही हैं। 2018 के चुनावों में आवामी लीग को 288 सीटें मिली थीं। उन्हें 48% वोट मिले थे। बांग्लादेश में लगभग 1.8 करोड़ हिंदू हैं, ये सभी शेख हसीना के साथ हैं। इसके अलावा 4-5 करोड़ मुस्लिम उदारवादी हैं। शिक्षित वर्ग, महिलाएं, युवा, ये सब शेख हसीना के समर्थन में हैं। अगर आवामी लीग चुनाव लड़ती है तो इसे आराम से 100 से 120 सीटें मिल सकती हैं, और अगर चुनाव त्रिकोणीय हुआ तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए बीएनपी को 140 सीटें मिलती हैं, आवामी लीग को 110 सीटें मिलती हैं और कट्टरपंथी गठबंधन को 50 सीटें मिलती हैं। ऐसे में किसी को बहुमत नहीं मिलेगा और फिर आवामी लीग और बीएनपी मिलकर सरकार बना सकते हैं, या फिर कट्टरपंथियों को बाहर रखने के लिए शेख हसीना और तारिक रहमान एक साथ आ सकते हैं। इसीलिए यूनुस उन्हें बैन करना चाहते हैं, क्योंकि अगर शेख हसीना वापस आई तो यूनुस ने पिछले 1 साल में जो झूठ का साम्राज्य खड़ा किया है वो ढह जाएगा। छात्र आंदोलन की सच्चाई सामने आ जाएगी। 5 अगस्त को ढाका में जो हिंसा हुई उसमें सीआईए की भूमिका उजागर हो जाएगी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि अमेरिका ने छात्र नेताओं को ट्रेनिंग दी थी, उन्हें सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाना सिखाया गया। लेकिन सवाल है, कब तक रोक पाएंगे? यूनुस की सत्ता फरवरी 2026 तक ही है, उसके बाद चुनाव होंगे ही, और चुनाव में तारिक रहमान की जीत लगभग तय है। तारिक रहमान एक प्रो इंडिया नेता हैं। 2005 में उन्होंने दिल्ली का दौरा किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा दोस्त है। तारिक रहमान चीन के कर्ज जाल के भी खिलाफ हैं। वो पाकिस्तान की आईएसआई से भी दूरी बनाना चाहते हैं। इसीलिए जब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सबसे पहले आवामी लीग पर से बैन हटाएंगे, शेख हसीना को सम्मान के साथ वापस बुलाएंगे, और तब बांग्लादेश में असली लोकतंत्र आएगा। दोस्तों, भारत के लिए यह बेहद अच्छी खबर है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी हो रही है, और जब बांग्लादेश में लोकतंत्र मजबूत होगा तो भारत का प्रभाव भी मजबूत होगा।